नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय खरीफ फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदते हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तभी आप खरीफ फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। तो इन कृषि आदानों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला भोपाल की सहायक बीज अधिकारी हेमलता वर्मा। आज आपके सामने खाद, बीज, कीटनाशक खरीदते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इस बारे में जानकारी देना चाह रही हूँ। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जब हम अपने फसल में कोई भी फसल बोना चाह रहे हैं तो उससे पहले सुनिश्चित कर लें कि हमें आगामी समय में किस फसल की बुआई करनी है और कौन सी किस्म की बुआई करनी है, ये पहले निर्धारित कर लें। तो हम जब भी बीज खरीदने जाएँ तो ऐसी जगह से खरीदें जो जिस दुकानदार के पास लाइसेंस हो। ऐसी जगह से ना खरीदें कि जिसके पास दुकानदार के पास लाइसेंस ना हो। तो जब बीज खरीदने जाएं तो ऐसे दुकान के पास जाएं लाइसेंस वाले, और जब बीज खरीदें तो जो बीज खरीदने हमें सर्टिफाइड बीज का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। और बीज खरीदने के बाद उस पर देख लें कि उसमें लॉट नंबर, उस पर कब तक की वैधता है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंटेज क्या क्या लिखा है, पूरा देखकर ही आप उस बीज को खरीदें। और उस पर उसके एक्सपायरी डेट कब है वो भी देखकर आप बीज खरीदें। बीज खरीदने से पहले एक और ध्यान दें कि जो अपन बैग ले रहे हैं वो देखें कि उसकी सिलाई डबल सिलाई तो नहीं लगाई है, या सिलाई टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से बैग कटा फटा तो नहीं है। ये ध्यान रखकर ही बीज खरीदें। और जब बीज खरीदें तो उसके बाद अपना जो भी दुकानदार है उससे पक्का बिल लें। पक्के बिल लेने से ये फ़ायदा होता है कि हम कभी बीज में कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको कंज्यूमर फोरम या कहीं अपने जो भी कृषि अधिकारी हैं उनको बता सकते हैं कि हमने इस दुकानदार से ये बीज खरीदा था, इस कंपनी का खरीदा था, तो हमें उसका मुआवजा भी मिलता है। अगर हम ऐसे ही खुला हुआ बीज और जिसमें बिल नहीं लेंगे तो हमें उसका मुआवजा नहीं मिलता है। और जब हम बीज लेके आएँ घर में तो उसके 100 दाने उगाकर देख लें कि जो उस पर बैग पे लिखा है अंकुरण प्रतिशत इतना है, तो उतना अंकुरण प्रतिशत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ी सावधानी रखकर हम बीज का उपयोग कर रहे हैं। कि हम ये देख रहे हैं कि आजकल मार्केट में बहुत कंपनियों के बहुत तरह के कीटनाशक उपलब्ध हो रहे हैं। तो किसान भाई जब भी कीटनाशक खरीदने जाएं, इस पर कीटनाशक पे 4 तरह के लेबल लगे होते हैं। रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो। तो उसके इस तरह से रहता है कि कौन सा कीटनाशक कितना हार्मफुल है। तो वही देख के आप कीटनाशक खरीदें जो कम से कम स्टार्टिंग में जो कम से कम हार्मफुल हो, वो वाला कीटनाशक खरीदें। स्टार्टिंग में आप जो रेड इस पर कीटनाशक पर रेड निशान लगा रहता है वो कीटनाशक ना खरीदें, क्योंकि वो अधिक हार्मफुल होता है। और पहले ही हम अधिक कंसंट्रेशन का अगर कीटनाशक का प्रयोग कर देंगे तो बाद में अगर फिर से कीट का प्रकोप होगा तो वो उस पर असर कम दिखाएगा। और जब आप कीटनाशक खरीदें तो उस पर देख लें कि उस पर लेबल पर बैच संख्या, पंजीकरण संख्या, मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी तिथि लिखी हो। इस तरह का देखकर ही आप कीटनाशक खरीदें। और ये भी देख लें कि जो अपन कीटनाशक खरीद रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कीटनाशक में कहीं से लीकेज हो रहा है, सील टूटी हुई है। ये देखकर आप पहले से सुनिश्चित कर लें कि इस तरह की कोई उसमें सील टूटी और नहीं है, तो तभी आप खरीदें। उर्वरक भी खरीदने जाएं तो जिसके पास लाइसेंस हो ऐसी ही दुकान से आप उर्वरक खरीदें, कहीं से भी खुला हुआ उर्वरक ना लें,
क्योंकि खुला हुआ उर्वरक के हम नहीं जानते कि उसमें किस तरह की मिलावट की गई है। तो जब भी किसान भाई उर्वरक खरीदने जाएं तो एक तो अच्छी कंपनी का सील पैक हुआ उर्वरक ही खरीदें। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रख के अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं और अच्छा क्वालिटी वाला सामान खरीदकर अधिक उपज भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था है, वो किसान इस समय अदरक की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भूमि के चयन से लेकर उन्नत प्रजातियों का चुनाव, खाद उर्वरक प्रबंधन और बुआई की वैज्ञानिक तकनीक पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर CS पांडे। इसके अदरक की खेती की करना चाह रहे हैं तो इसकी बुआई का जो समय है ये सही समय चल रहा है, मई और जून। यह अदरक की खेती करीब 6 से 8 महीने की होती है। दूसरी बात आती है कि सही प्रजातियों का चुनाव। तो अदरक की खेती के लिए अपने यहाँ जो प्रजातियाँ हैं, रियो डी जनेरियो है, नादिया है, प्रभा है, सुप्रभा है, ये सब प्रजातियाँ हैं, कुछ लोकल टाइप्स की हैं। आप उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें। अदरक की खेती के लिए जो मिट्टी है वो बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट भूमि अच्छी रहती है। इसके लिए जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी का जो pH मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मई में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद रोटोवेटर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को धूप लगने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए एवं पोषक प्रबंधन हेतु। और तीसरी चीज़ ये है कि खाद एवं उर्वरक की बात आती है तो खाद एवं उर्वरक में आप 60, 80 और 100 किलोग्राम की दर से नाइट्रोजन आप यूरिया के माध्यम से, फास्फोरस आप सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से, पोटास आप म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। गर्मी की जुताई करने के बाद आप उसमें 25 से 30 टन गोबर की खाद आप उसमें मिला दें। और बोनी करते समय जब आप बुआई करें तो नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने बताया 1 हेक्टेयर में आपको ज़रूरत पड़ती है, उसका आधा नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटाश आप बुआई के समय पौधे को दे दें। शेष बची नाइट्रोजन की मात्रा आप 2 महीने के बाद जो है इसमें अदरक के खेत में आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल दें। तो ये हो गया खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन। बीज की मात्रा, किस्म और प्रकंदों के आकार पर निर्भर करती है। सामान्यतः रोपण हेतु अदरक को 15 से 25 ग्राम तक टुकड़े जिनमें कम से कम 2 आंखें हो का चुनाव करना चाहिए। प्रकंद का चुनाव करते समय आप ये ध्यान रखें कि प्रकंद का जो वजन है वो 15 से 20 ग्राम एक होना चाहिए कम से कम साइज, और 12 से 18 कुंटल इस तरह से आपका 1 हेक्टेयर में ये अदरक के जो प्रकंद हैं ये आपको लग जाएंगे। बुआई के समय आपको ये ध्यान रखना है कि बीज उपचार ज़रूर करें। तो बीज उपचार के लिए आप ब्लाइटॉक्स 0.3% या डाइथेनियम 45 है, आप 0.3% के घोल में करीब 30 मिनट तक अपने प्रकंद को डुबोए रखें और उसके बाद आप निकाल के आप इसकी बोनी कर दें। बुआई का तरीका है, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो अदरक है ये रिज एंड फरो मेथड से आप बुआई करें। रिज एंड फरो मेथड का मतलब हुआ जैसे आलू की खेती आप करते हैं तो रिज बना लेते हैं, नीचे बाद में वो नाली बन जाती है, तो इस तरह से रिज एंड फरो मेथड से करें। दूसरा जो है रेड बेड के माध्यम से करें। तो जो बेड की चौड़ाई होगी करीब 1 से 1.5 मीटर होगी और लंबाई आप अपनी सुविधानुसार, आवश्यकता अनुसार आप रख लें। तो इस तरह से आप जो बीज बोने का तरीका है इस तरह रखें। तो ये रही बात बीज की और बीज की बुआई की। जहाँ तक बात खरपतवार प्रबंधन की है तो जुलाई से सितंबर तक सामान्यतः 4 बार निंदाई तथा 3 बार गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है जल प्रबंधन की। जल प्रबंधन के पहले किसान भाइयों आपको एक चीज़ बताना आवश्यक है कि जब आप अदरक की बुआई करते हैं तो अदरक की बुआई के ठीक बाद आप पहले सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें और उसके बाद आप मल्चिंग करें, पलवार बिछा दें। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो खरपतवार नहीं उगते हैं, खरपतवार कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो अदरक का अंकुरण है वो बढ़िया होता है।
यदि अंकुरण अच्छा आ गया तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, तो ये करें। तो जैसा कि आप मई और जून में यदि बरसात नहीं हो रही है तो आप इधर भरपूर पानी दें, समुचित मात्रा में। आप हल्की सिंचाई और पर्याप्त मात्रा में करें। सिंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की सिंचाई आप करते रहिए। अब जब बरसात आ जाती है तो आपको ये देखना है कि वर्षा के माध्यम से पर्याप्त पानी मिल रहा है, तो आपको अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि वर्षा अधिक हो जाती है, एक साथ पानी ज़्यादा गिर जाता है, तो आपको जल निकास का प्रबंध जरूर होना चाहिए। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जीरो बजट या शून्य लागत खेती यह कृषि की ऐसी विधा है जिसमें बेहद ही कम लागत में फसलों की खेती की जाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग ना के बराबर होता है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। तो क्या है जीरो बजट खेती, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दुनिया को बिना लागत यानी जीरो बजट खेती करना सिखा रहा ये किसान देश विदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से लेकर खेत खलिहानों तक आजकल सुभाष पालेकर की चर्चा होती है। कुछ साल पहले कोई यह सोच नहीं सकता था कि बाजार से बिना कोई सामान खरीदे और बिना लागत के भी किसान अपनी खेती से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसको करके दिखाया है सुभाष पालेकर ने। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले के मूल रूप से रहने वाले सुभाष पालेकर को देश में जीरो लागत यानी शून्य लागत कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, देश की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तकनीक विकसित हुए। आज शुरू में तो पारंपरिक कृषि थी जो गोबर खाद पर आधारित है, लेकिन उसमें जिस देखा कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है, पर्याप्त हमें अन्न खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो हरित क्रांति को हमने स्वीकार किया। लेकिन हरित क्रांति ने कुछ हद तक तो हमारी समस्या हल किया, लेकिन आज हम लाखों टन दालें आयात कर रहे हैं, लाखों टन खाने का तेल आयात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से विनाश हो रहा है और भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है, उत्पादन घट रहा है, लोग भाग रहे हैं खेती छोड़कर। तो देखकर ऐसा लगता है कि भाई अभी रासायनिक कृषि को भी त्यागना पड़ेगा, उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो विकल्प ढूंढना का वो जैविक कृषि का। जैविक कृषि भी विदेशी है, लेकिन उसने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, उत्पादन घटता गया और लागत का मूल्य बहुत बढ़ता गया, तो किसान ने उसको भी नहीं स्वीकारा। सुभाष पालेकर बताते हैं कि जब खेत में पर्याप्त इनपुट डालने के बाद भी उत्पादन नहीं बढ़ा तो उन्होंने अपने कृषि शिक्षक से इसका निदान पूछा, तो उन्होंने इनपुट बढ़ाते रहने के लिए कहा। इसके बाद वह इसके समाधान के लिए जंगलों की तरफ चले गए। जंगल में जाकर उनके मन में प्रश्न पैदा हुआ कि बिना मानवीय सहायता के हरे भरे जंगल खड़े हैं, यहाँ के इनके पोषण के लिए रासायनिक उर्वरक कौन डाल रहा है? जब यह बिना रासायनिक खाद के खड़े रह सकते हैं तो हमारे खेत क्यों नहीं? इसी को आधार बनाकर मैंने बिना लागत की खेती करने का अनुसंधान शुरू किया। जीरो बजट खेती के कुछ विशेष मुद्दे। यह प्रकृति, विज्ञान, आध्यात्म एवं अहिंसा आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इस पद्धति में आपको रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, केचुआ खाद एवं जहरीले रासायनिक जैविक कीटनाशक जैसे कोई भी उर्वरक खरीदना नहीं है। केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित। इस कृषि पद्धति अनुसार आपको केवल 10% पानी एवं 10% बिजली की आवश्यकता है। इसका मतलब पानी एवं बिजली की बचत। इस प्राकृतिक खेती में उत्पादन रासायनिक एवं जैविक खेती से बिल्कुल कम नहीं मिलेगा, ऐसा पालेकर का कहना है। उत्पादित माल पूर्णतः जहर मुक्त, पोषक, उच्च गुणवत्ता और स्वाद होने से उपभोक्ताओं की ज्यादा मांग से दाम भी अच्छा मिलता है। रासायनिक खेती से मानव, पशु, पंछी, पानी, पर्यावरण का विनाश होता है, परंतु जीरो बजट प्राकृतिक खेती से इन सब का विनाश रुकता है और प्राकृतिक संसाधनों की शाश्वतता बढ़ती है। शून्य लागत खर्च, उत्तम गुणवत्ता, अच्छी मांग, योग्य मूल्य, ऐसे खेती से गांव से शहर होने वाला मानवीय स्थलांतर रुक जाता है। पालेकर कहते हैं कि हम धरती माता से लेने के बाद उसके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, यानी बंजर होती जमीन को कैसे उर्वरक बनाएं, इस पर सोचना जरूरी है। उपज के लिए मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ाना चाहिए। खेतों में नमी बनी रहे, इसके लिए ही सिंचाई करें। हरी खाद लगाएं, देसी बीजों से ही खेती करें। इसके लिए बीजोपचार विधि अपनाएं।
फसलों में विविधता जरूरी है। मिश्रित खेती करें, द्विदलीय फसलों के साथ एक दलीय फसलें लगाएं। खेत में आच्छादन करें, यानी खेत को ढककर रखें। खेत को ढकने से सूक्ष्म जीवाणु, केचुआ, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और जमीन को छिद्रित, पोला और पानीदार बनाते हैं। इससे नमी भी बनी रहती है। खेत का ढकाव एक और जहां जमीन में जल संरक्षण करता है, यहाँ के उथले कुआं का जल स्तर बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर फसल को कीट प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वहाँ अनेक फसल के कीटों के दुश्मन निवास करते हैं, जिससे रोग लगते ही नहीं हैं। इसी प्रकार रासायनिक खाद की जगह देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से बने जीवामृत व अमृत पानी का उपयोग करें। यह उसी प्रकार काम करता है जैसे दूध को जमाने के लिए दही। इससे भूमि में उपज बढ़ाने में सहायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी और उपज बढ़ेगी। एक गाय के गोबर, गौमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है। कुल मिलाकर इस जीरो बजट खेती से भूमि और पर्यावरण का संरक्षण होगा, जैव विविधता बढ़ेगी, पक्षियों की संख्या बढ़ेगी, भूमि में उत्तरोत्तर उपजाऊपन बढ़ेगा, किसानों को उपज का ऊंचा दाम मिलेगा और जो आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें रासायनिक खेती का योगदान बहुत है, उससे निजात मिल सकेगी। किसान और गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और खुशहाल होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला शिवपुरी के किसान नवजीवन पटेल ने। आप सूरजमुखी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो नवजीवन पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो भी किसान आज के डेट में जो सूरजमुखी की खेती करते हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको जो मुख्य शस्य क्रिया करनी है, खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जैसे मजदूर लगा के खुरपी या कुदाल से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो शेष बची हुई उर्वरक की मात्रा है, जैसे आपने शुरू में जो मेरा हाफ डोज, आधा जो नेत्रजन की मात्रा है, पूरा मात्रा आपका फास्फोरस के और पोटास का आपने अप्लाई कर दिया होगा, यूज कर लिया होगा। तो जो शेष बची मेरी मात्रा है नेत्रजन की 2/3, उसमें से करीब आधा जो बचा हुआ है उसका 1/4, उसका भी आधा आप प्रथम निकौनी के बाद में उपरिवेशन के रूप में आप कर दें और उसके बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद में जब दूसरी बार खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, करीब वो 40 से 50 दिन के बाद में, तो उसके बाद भी जो 1/4 जो आपकी बची हुई है, करीब वो 40 से 45 kg यूरिया की जो मात्रा होगी, उसको आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें और पौधे पर मिट्टी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में तना सड़न, मुंडक सड़न मुख्य बीमारियां हैं। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पहले कार्बनडाइजम 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलो हिसाब से बीज शोधित करें तथा खड़ी फसल के रोगों के रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 से 3 छिड़काव फसल पर 15 दिन के अंतराल पर करें। इसके बाद ध्यान रखना होगा किसान भाई कि बहुत गर्मी उस समय बढ़ जाती है, तो खेत में नमी की मात्रा की भी समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पे एक हल्की सिंचाई करते रहना अति आवश्यक है। इसके बाद में किसान भाई अगर सिंचाई की बहुत समस्या हो, उतना दिन पर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य जो क्रिटिकल जो स्टेज है उसका, उस पर आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। जैसे आपको 30 से 35 दिन पे करीब जो उसका बड बनना शुरू हो जाता है फूल का, उस समय एक हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरी सिंचाई जब फ्लावर बनने लगे, फ्लावर ओपनिंग होना, जो खुलने लगे उसका फूल, वो करीब आपको 45 से 50 दिन के बाद आता है, तो उस समय ज़रूर करें। और तीसरा सिंचाई जब उसमें दाना बनने लगे, मतलब करीब 70 से 80 दिनों के बाद में, वो भी सिंचाई आप करें। अगर ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था आपके पास नहीं हो, तो इन 3 दशाओं पे, क्रांतिक दशाओं पे आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। और इस तरह की आप शस्य क्रियाएँ करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा पौधों का बढ़वार होगा और आपको एक अच्छी उपज प्राप्त होगी और फिर एक अच्छा आमदनी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हरा फुदका, बिहार की बालदार सूड़ी,
तंबाकू की सूड़ी, चेपा तथा अन्य रस चूसने वाले कीट फसल की बढ़वार अवस्था पर तथा चने के फली बेधक कीट, मुंडक तथा दाने भरने के अवस्था पर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।